नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल के अंतर्गत जायसी का महत्व विषय पर मैं आप सबके सामने अपनी बात रखूंगा। जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के कवियों में अपनी प्रमुख विशेषता को बतलाने का प्रयास करते हैं। जायसी के महत्व को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि जायसी के महत्व को साहित्य में क्यों बार बार उभारने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जायसी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में सूफी शब्द को साहित्य में स्थापित किया। और जब सूफी साहित्य को साहित्य में स्थापित किया तो हमें यह जानना जरूरी है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। सूफी शब्द की उत्पत्ति 4 शब्दों से हुई है, यानी 4 तरह के मतों को मानने वाले सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपनी राय देते हैं। कुछ लोग सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा ऊन से मानते हैं, क्योंकि उन लोगों की ऐसी अवधारणा थी जो ऊन का आदमी है या ऊन पहनने वाले लोगों को सूफी कहा जाता था। ये आध्यात्मिकता के दुनिया में लीन रहते थे, विलासिता से दूर रहते थे, और विलासिता से दूर रहने के कारण ये साधारण जीवन यापन करते थे। वहीं दूसरी ओर सफ़ा शब्द से लोग सूफी शब्द की उत्पत्ति मानते। सफ़ा यानी पवित्रता, यानी शुद्धता, अर्थात जो आत्मशुद्धि की भावना से, और अगर सूफी के शब्दों में कहा जाए तो आत्मशुद्धि यानी तजकिया की भावना से जो ओतप्रोत थे वे सूफी कहलाते थे। वहीं दूसरी ओर अहल ए सफ़ा यानी जो मदीना के मस्जिदों पर चबूतरे पर बैठते थे और चबूतरे पर बैठकर मोहम्मद साहब के साथ गरीब जैसा जीवन व्यतीत करते थे, लोग उन्हें सूफी कहते हैं। और अगर अंत में कहा जाए तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफिया से यानी ज्ञान से, यानी ज्ञान के आधार पर भी सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आप यह अंदाजा लगा लीजिए कि एक शब्द की उत्पत्ति के पीछे क्या 4 मानदंड है। अब ये मानदंड स्थापित हुए, और जब मानदंड स्थापित होंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा साहित्य पर, और जब साहित्य पर प्रभाव पड़ेगा तो हम भली भांति आकलन कर पाएंगे सूफी काव्य की भारतीयता। यानी सूफी काव्य की भारतीयता इनके कथानकों में, इनके भाषा में, इनके शैलियों में, शैलियों का अभिप्राय है दोहा और चौपाई में, लोक संस्कृति में, आध्यात्मिक समन्वय में। आध्यात्मिक समन्वय के साथ साथ वो समन्वय के माध्यम से अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं, क्योंकि सूफी कवियों का यह मानना था वे जनजीवन के साथ साथ साहित्य में प्रेम, समन्वय और आध्यात्मिकता की भावना को, आध्यात्मिकता की गहराई को जोड़ने का प्रयत्न करते थे। क्योंकि इस्लामी परंपरा से जुड़ने के बावजूद ये भारतीय साहित्य के बुनियादी बातों को अपने साहित्य में स्थापित करते थे। और जब इस्लामी परंपरा से जुड़ित होने के बावजूद जब भारतीय परंपरा को अपने साहित्य में जोड़ेंगे तो उनकी भारतीयता का प्रभाव पड़ेगा, और जब भारतीयता पर सूफी का प्रभाव पड़ेगा तो उनका आगमन हिंदी में होगा। यानी हिंदी और सूफी काव्य का आकलन करना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम भारतीयता की बात करेंगे तो हिंदी का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और जब हिंदी साहित्य का इतिहास होगा तो हिंदी में सूफी काव्य का आगमन कैसे हुआ। यानी भक्ति काल की एक प्रमुख काव्यधारा रही है निर्गुण काव्यधारा, और निर्गुण काव्यधारा में ही हम सूफी काव्य का आकलन करेंगे। यानी सूफी काव्य में प्रेम के माध्यम से, प्रेम यानी परमात्मा ईश्वर, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाने का मार्ग दिखाता है। क्योंकि सूफी काव्य की बुनियाद में ही है क्या, प्रेमाख्यान काव्य, यानी प्रेम के माध्यम से अपने अलौकिक ईश्वर को हासिल करना, प्राप्त करना। यानी लौकिक प्रेम, अगर सूफी के शब्दों में कहा जाए तो लौकिक प्रेम यानी इश्क मजाजी, और अलौकिक प्रेम यानी इश्क हकीकी। यानी इश्क मिजाजी को इश्क हकीकी के माध्यम से साहित्य में कोई लाता है तो वो सूफी लाते हैं, क्योंकि वह इस्लाम की परंपरा में बंधने के बावजूद भारतीय लोक कथाओं में खास करके संस्कृत और अवधी भाषा का प्रयोग कर वो हिंदी संस्कृति को, हिंदू रीति रिवाज को और
हिंदू रीति रिवाज साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी देते हैं, क्योंकि उनके एक प्रमुख रचना है पद्मावत। यानी इस्लामी परंपरा से जुड़ने के बावजूद उनके प्रमुख रचना पद्मावत में क्या है? चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती कथा है। यानी हिंदू लोक नायकों को, हिंदू लोक कथाओं को अपने साहित्य में स्थापित करना। तो इससे अंदाजा लगाइए कि सूफी काव्य कैसे हिंदी में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, क्योंकि ये बाहरी से तो क्या, ये बाहर से तो दिखते थे इस्लामी बातें करते थे, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में बार बार वो प्रेम यानी प्रेमाश्रयी शाखा को जन्म देते थे, क्योंकि सूफी कवियों कहा जाता है प्रेम के पीर के कवि। और जब प्रेम के पीर के कवि होंगे तो हमें यह जानना होगा आखिर हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से। यानी सूफी काव्य के प्रवर्तक तो जायसी है, और जब जायसी है तो जायसी की उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत है। पद्मावत के साथ साथ उनकी रचनाओं में आता आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, इनकी रचनाएं हैं। लेकिन जायसी के साथ साथ अगर हम सूफी काव्य पर बातचीत करें तो हमें जायसी के साथ साथ कुतुबन की चर्चा करनी होगी, मंझन की चर्चा करनी होगी, मुल्ला दाऊद की चर्चा करनी होगी, और बिरले कभी कभी कहीं जिक्र होता है साहित्य में तो हमें असाइद की बात करनी होगी, क्योंकि असाइद भी जायसी के समतुल्य सूफी कवियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्योंकि उनकी प्रमुख रचना हंसावली, और हंसावली के माध्यम से वे अपने सूफी काव्य को, सूफी रचनाओं को साहित्य में उभरते हैं, और उनकी इसी प्रकाष्ठा को, उनके इसी प्रसिद्धि को देखकर हिंदी के काफ़ी चर्चित बड़े आलोचक डॉक्टर नागेंद्र इन्हें सूफी काव्य का पहला कवि मानते हैं। अब बात हो गई कि सूफी के प्रमुख कवि, लेकिन हमारा विषय है सूफी के साथ साथ जायसी का महत्व। तो जिस जायसी की बात हम करेंगे जो सूफी को साहित्य में लाते हैं, तो हमें जायसी के जीवन परिचय से भी अवगत होना पड़ेगा। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, और जायसी इनका उपनाम है क्योंकि इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और रायबरेली में एक जायस नाम का स्थान था, जायस कस्बा था, और जायस कस्बा में रहने के कारण ही इनका नाम उपनाम पड़ गया जायसी। और इनका जन्म होता है 1492 ईस्वी के आसपास, और इनकी मृत्यु होती है लगभग 1542 के आसपास। और सबसे दिलचस्प बात है, इनके दो गुरु थे। आमतौर पर साहित्य में देखा जाता है कि जो साहित्य के प्रवर्तक होते हैं उनके एक गुरु होते हैं, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी के दो गुरु थे। पहला गुरु थे शेख बुरहान और दूसरे गुरु थे सैयद अशरफ। शेख बुरहान और सैयद अशरफ से काफ़ी प्रभावित थे, और प्रभावित होने के कारण ये ठेठ अवधी भाषा को अपने साहित्य का विषय बनाते हैं, और ठेठ अवधी भाषा के साथ साथ इनमें समन्वय की भावना थी। तो ठेठ अवधी भाषा के साथ साथ ये अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण करते हैं, और सूफीवाद को भारतीय लोक कथाओं में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि पहले ही कहा गया, पद्मावत महाकाव्य है, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरानामा। कितने लोग कहते हैं कहरनामा, लेकिन हमें उच्चारण करना होगा कहरानामा, चित्रलेखा। और इनका जो सबसे बड़ा योगदान है कि सूफी काव्य परंपरा को साहित्य में समृद्ध किया अपने रचनाओं के माध्यम से, और अपनी रचनाओं के माध्यम से वो हिंदू मुस्लिम एकता और संस्कृति की भावना को लाते हैं। अब जब भावना को लाएंगे तो हमें जिक्र करना होगा कि जायसी को कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनके माध्यम से सूफी का महत्व का आकलन करेंगे। तो आमतौर पर उनकी प्रमुख 5 रचनाएं हैं। पहली रचना है पद्मावत, यानी यह जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। यानी यह सूफी प्रेम कहे या सूफी काव्य परंपरा का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की जाती है। वहीं दूसरी अखरावट। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सूफी कवियों में खासकर जायसी ने अखरावट रचना के माध्यम से देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत की बातें कही गई। जब सोचिए उस समय देवनागरी लिपि की बातें कही जा रही रचनाओं के माध्यम से, वहीं आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया जा रहा है। कयामत यानी प्रलय, और प्रलय के साथ साथ जायसी उस समय के तत्कालीन मुगल साम्राज्य, मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा भी करते हैं। अब सूफी कवि बाबर की प्रशंसा भी कर रहे थे। वहीं चित्रलेखा में ये लघु प्रेमाख्यान काव्य, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, प्रेम का आख्यान यानी प्रेम का काव्य,
और उनकी जो अंतिम रचना कहरानामा उन्होंने कहरवा शैली का आगमन करते हैं, यानी अपने साहित्य में एक नए शैली को लाते हैं जिनके माध्यम से आध्यात्मिक उपदेश दिए जाते हैं जो जीवन और मृत्यु के सत्य से अवगत कराता है। तो आप समझिए कि जायसी का महत्व का आकलन क्यों जरूरी है। एक तो उन्होंने साहित्य में सूफी को इस साधारण तरीके से जन जन तक पहुंचाने का, जन जन के मानस तक पहुंचाने का प्रयास किया, और जब जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो उनका आकलन भी बारीकी से करना लाजमी है। क्योंकि आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज सूफी संगीत होते हैं, सूफी गीत होते हैं, लेकिन सूफी संगीत गीत के पीछे के साहित्यकारों की बुनियाद भी टिकी हुई है। जायसी का महत्व को जानने के लिए हमें जायसी के काव्य में निहित उनकी विशेषताओं को जानना जरूरी है, क्योंकि जायसी का महत्व तभी सार्थक प्रतीत होगा जब हम जायसी के काव्य में उनके अलौकिक प्रेम की व्यंजना करेंगे। यानी अलौकिक प्रेम की व्यंजना की चर्चा किए बगैर जायसी का महत्व कभी सार्थक या समीचीन प्रतीत नहीं हो सकता है। यानी जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से, यानी सूफी मत के अनुसार अलौकिक ईश्वरीय परमात्मा के जीवात्मा के मिलन, यानी आत्मा परमात्मा के मिलन का साहित्य है। और इस साहित्य की सुंदर अभिव्यंजना उन्होंने अलौकिक प्रेम की व्यंजना के माध्यम से किया है, जहां लौकिक प्रेम तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है और परमात्मा को प्रेमिका तथा जीव को प्रेमी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे प्रेम की साधना विरह और मिलन के माध्यम से, यानी प्रेम की साधना विरह और मिलन के माध्यम से आध्यात्मिक रहस्यवाद का गहरा अर्थ छिपा है। यानी अदृश्य तरीके से, अलौकिक तरीके से कठिन भावभूमि को, कठिन शब्दावली को व्यंजित करना। तभी तो जायसी कहते हैं कि 3 लोक 14 खंड, 3 लोक 14 खंड, सबे परे मोहि सूझी, प्रेम छाड़ी नहीं लोन किछु, जो देखा मनु बूझी। अर्थात जायसी कहते हैं कि मुझे 3 लोक और 14 भुवनों का प्रत्यक्ष हो गया। मैं अपने मन में समझ बूझ कर देख लिया हूं कि वास्तव में प्रेम के अलावा दुनिया में कुछ भी सार्थक नहीं है। यानी आपके कठिन से कठिन कार्य को, कठिन से कठिन सोच को अगर सार्थकता में कोई तब्दील कर सकता है तो वह प्रेम है। और इस प्रेम को बखूबी उन्होंने अपनी रचनाओं में उभारने का प्रयास किया है, क्योंकि उनका कहना यह था कि चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम प्रेम का सामंजस्य स्थापित करेंगे, प्रेम के मार्ग को स्थापित करेंगे, तो दुनिया का हर कठिन से कठिन कार्य सार्थक सहज प्रतीत होगा। तभी तो वे कहते हैं कि मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नाही कह छार भर मुठी। मानुष प्रेम भाव बैकुंठी, नाहित कह छार भर मुठी। अर्थात प्रेम के कारण ही, यानी प्रेम के कारण ही मनुष्य अमृत को प्रदान प्राप्त कर सकता है। और ये दुनिया के इतिहास में सर्वविदित है कि जिन्होंने प्रेम का मार्ग अपनाया, जिन्होंने प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया, वही साहित्य में क्या स्थापित हो पाए हैं। बिना प्रेम के ममत्व को स्थापित किए, बिना प्रेम के रहस्य को स्थापित किए, साहित्य में कोई भी अपने छाप को, अपने महत्व को छोड़ नहीं पाएगा। और इस मामले में जायसी ख्याति लब्धि को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उनका मानना था कि प्रेम तत्व के बिना दुनिया में कुछ भी काम संभव नहीं है। तभी तो जायसी ने अपनी चर्चित रचना अखरावट में कहा है कि कहा मुहम्मद प्रेम कहानी, कहा मुहम्मद प्रेम कहानी, सुनी सो ज्ञानी भय धियानी। कहा मुहम्मद प्रेम कहानी, सुनी सो ज्ञानी भय धियानी। जो मन से सुनेंगे प्रेम की बातें, उन्हीं का जीवन धन्य होगा। यानी अब अलौकिक प्रेम की व्यंजना में अगर हम प्रेम का जिक्र ना करें तो संभव नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर उनके जायसी के महत्व में अगर हम सांस्कृतिक समन्वय और अगर एवं एकता की बात ना करें तो उनके महत्व का जस्टिफिकेशन, महत्व का सही सही आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जायसी के काव्य में सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना कूट कूट कर दृष्टिगोचर होती है। क्योंकि एक और जायसी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, लेकिन साथ साथ उसमें भारतीयता की भावना थी, उसमें समन्वय की भावना थी। और इस भारतीयता समन्वय की भावना के कारण ही
वे लोगों को जोड़ने का काम करते थे और जोड़ने के क्रम में वे सूफी दर्शन को सामने रखते थे। लेकिन सूफी दर्शन को सामने रखने के साथ साथ वह भारतीय प्रेम कथाओं को, यानी पद्मावत में राजा और रानी की प्रेम कथाओं के माध्यम से हिंदू मुस्लिम संस्कृति को जोड़ने का प्रयत्न करते थे। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते थे और इस अलौकिक लौकिक प्रेम के साथ साथ वह मानवता का संदेश देते थे, क्योंकि उनके रचनाओं में बार बार मनुष्यता की बात की जाती है, उनके रचनाओं में बार बार मानवता की बात की जाती है। धर्म अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह है, लेकिन समाज में रहना है, समाज को विकसित करना है तो मानवता की भावना होनी चाहिए। और इस मानवता की भावना तभी सार्थक हो पाएगी जब रचनाओं में सांस्कृतिक समन्वय की भावना होगी। सभी मजहब के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को, सभी धार्मिक रीति रिवाज को मानने के लोगों को एकजुट किया जाए और इस एकजुटता को लाने में जायसी काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अवधी भाषा एवं भारतीय काव्य शैली, यानी अवधी भाषा और भारतीय काव्य शैली के मारे 12 मासा, यानी 12 ऋतुओं के 12 महीनों में जो नक्सिक नायिका का संयोग श्रृंगार होता है, संयोग के साथ साथ जो वियोग श्रृंगार होता है, उनका ही वर्णन करते हैं। यानी दो संस्कृतियों के बीच प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाने का वो काम करते हैं। यानी दो संस्कृति, दो मजहब के लोगों के बीच सांस्कृतिक सेतु बनाने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मनुष्यता की भावना से ओतप्रोत थी और इसी मनुष्यता की भावना से ओतप्रोत होने कारण वे पद्मावत के स्तुति खंड में कहते हैं, पद्मावत की स्तुति खंड में वो कहते हैं, सब पृथ्वी शीश नहीं जोरी, जोरी के हाथ गंग जमुना जो लगी जल तो लगी अम्मत नाथ। यानी सब पृथ्वी में सब लोग लेंगे, गंगा जमुना संस्कृति की बात करते हैं। अब आप सोचिए कि इस्लाम धर्म के अनुयायी वो गंगा जमुना संस्कृति की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके साहित्य में सांस्कृतिक समन्वय और लोगों को जोड़ने की बात की जाती है और साहित्य हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। और ये जोड़ने की भावना को वो एकता के माध्यम से अपनी रचनाओं में पिरोने का प्रयत्न करते हैं। और जायसी के मर्मज्ञ, जायसी साहित्य के मर्मज्ञ बहुचर्चित आलोचक अवधेश प्रधान, उन्होंने बखूबी जायसी के रचनाओं के बारे में कहा है कि अवध के बाग बगीचे, वृक्ष वनस्पति, जीव जंतु, पक्षी, लोक भाग, पर्व त्यौहार, नाच गान, लोकरीत, खान पान, विचार और विश्वास जायसी की कवि मानस पर इस हद तक छाए हैं कि चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़, सिंहल द्वीप का परिवेश अवध को याद दिलाता। आप सोचिए, एक कवि का परिवेश कुछ और है, रचना कुछ और कर रहा है, क्यों? क्योंकि में सांस्कृतिक समन्वय की भावना है और यही सांस्कृतिक समन्वय, एकता की भावना बार बार जायसी के महत्व को हमारे सामने उभारने का प्रयत्न करती है। ये तो रही बातें समन्वय की बातें, लेकिन सांस्कृतिक समन्वय के साथ साथ जायसी के काव्य में नैतिक और आध्यात्मिक संदेश भी दृष्टिगोचर छोड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिकता की बात की जाए और आध्यात्मिकता में नैतिकता का संदेश ना हो, नैतिक संदेश ना हो, वह कभी कारगर लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि जायसी के काव्य में नैतिक और आध्यात्मिक संदेश मुख्य रूप से सूफी दर्शन और प्रेम के लौकिक, यानी प्रेम के लौकिक, लौकिक यानी सांसारिक के माध्यम से अलौकिक यानी ईश्वर, यानी लौकिक सांसारिक, अलौकिक ईश्वर, सांसारिक और ईश्वर के रूप की अभिव्यक्ति उनके आध्यात्मिकता का संदेश है। यानी अपने आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से वह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि सांसारिक प्रेम ही ईश्वर के प्रेम तक पहुंचने का मार्ग है। जब तक आप सांसारिक प्रेम नहीं करेंगे, संसार के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तब तक आप अलौकिक प्रेम यानी ईश्वर के प्रेम को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप समाज से कट गए, समाज से अपने आप को दूरी बना लिए और अगर आप चाहें समाज से कटकर, समाज से दूर होकर अलौकिक ब्रह्म की उपासना कर पाएंगे, अलौकिक प्रेम को हासिल कर पाएंगे, ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। इसलिए बार बार कहते हैं सांसारिक प्रेम के माध्यम से ही, यानी सांसारिकता की बुनियादी बातों को हासिल करने के उपरांत ही हम अलौकिक प्रेम यानी अलौकिक ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कहानी के माध्यम से आत्मा परमात्मा के मिलन का पर्याय बताते हैं। क्योंकि यह केवल राजा रानी नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा है। क्योंकि पहले भी कहा गया,
लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, यानी लौकिक ईश्वरीय, अलौकिक यानी ईश्वरीय, लौकिक यानी संसार। तो अलौकिक ब्रह्म की उपासना कहाँ होगी? संसार में। और जब तक संसार की बात नहीं जानेंगे तब तक हम अलौकिक ब्रह्म की उपासना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक इन सब में समन्वय नहीं होगा, जब तक एक संदेश नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य सुनिश्चित नहीं होता है। और सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में पहले से उद्देश्य स्थापित कर दिए थे कि हमें समाज के लोगों को एकता के सूत्र में लाना है और उनके ही जबान में, उनके ही रहन सहन में, उनके ही शैली में उनकी रचनाओं को जन जन तक पहुँचाना है। क्योंकि पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है और आत्मा रत्नसेन का प्रतीक है। यानी हम बार बार कहते हैं आत्मा परमात्मा, यानी परमात्मा स्थित है और आत्मा घूमते रहती है, रत्नसेन घूमते रहता है। और वहीं पर वह कहते हैं कि विरह की अग्नि में शीतल जल के भांति बार बार पद्मावती वियोग खंड में क्या तड़पते रहती है। तभी तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के मान सरोदक खंड में लिखते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं नागमती वियोग खंड, लेकिन वे पद्मावत के मान सरोदक खंड में लिखते हैं, कहा मानसर चह सो पाई, पारस रूप इहो लग आई, भा निर्मर तेन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से, मले समीर बास्तन आई, भा शीतल गए तपनी बुझाई, न जनौ कौन पै पौन ले आवा, पुण्य दशा में भाप पाप गवावा, बिग से कुमुद देखी शशि रेखा, भय तेहि रूप जहाँ जो देखा, पाए रूप जस चहे, शशि मुख सब दर्पण होई रहे, नैन जो देखे कवल भय निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखे हंस भय दसन ज्योत नग हीर। तो आप सोचिए कि नागमती की सुंदरता का, शीतलता का, चंद्रमा के मुखमंडल की भांति उनको सुंदरता का वर्णन करते हैं। यानी एक और कवि आध्यात्मिकता की बात करते हैं, वहीं साथ साथ क्या पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं, क्योंकि जैसे के काव्य में नैतिकता की भावना है, इथिक्स की भावना। जब तक नैतिकता नहीं होगी हम अपने रचना के मानदंड पर खरा नहीं उतर पाएंगे। और रचना का मानदंड तभी सफल हो पाएगा जब समाज के सभी लोगों को हम एक साथ लेकर आगे चलने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रयास में जायसी काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, क्योंकि उनके नैतिकता में है प्रेम की सर्वोच्चता का वर्णन किया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें की जाती है, सहनशीलता और उदारता की बातें की जाती हैं, सांस्कृतिक समन्वय की बात की जाती है। यानी जहाँ प्रेम होगी वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बातें होंगी, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बातें होंगी वहाँ सहनशीलता उदारता होंगी, और जहाँ उदारता की भावना होंगी वहीं सांस्कृतिक समन्वय की भावना स्थापित होंगी। बिना सांस्कृतिक समन्वय की भावना को स्थापित किए हम किसी भी तरह से अपने साहित्य को, अपनी रचनाओं को जन जन तक नहीं पहुँचा पाएंगे। इसी क्रम में अगर हम बातचीत करें तो नैतिकता के साथ साथ जायसी के काव्य में श्रृंगार वर्णन है। और श्रृंगार पर एक दिलचस्प बात यह है, जब हम जायसी के काव्य का मूल्यांकन करते हैं या उनका अध्ययन करते हैं तो बार बार हमारे सामने सवाल होते हैं केवल नागमती विरह खंड, लेकिन विरह तभी होगा जब सुख का संचार होगा, यानी सुख के बाद ही दुख का आगमन होता है। तो हम चर्चा करेंगे उनके विरह के पहले उनके काव्य में श्रृंगार का वर्णन भी था। जायसी का श्रृंगार वर्णन जहाँ उनके रूप सौंदर्य का, उनके विस्तृत लौकिक प्रेम का यानी नक्सिक का वर्णन भी है। यानी जायसी के श्रृंगार के दो पक्ष है, एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार यानी जायसी के श्रृंगार वर्णन में पद्मावती के नक्सिक यानी 16 श्रृंगारों का, नक्सिक यानी पैर से लेकर सिर तक के रूप सौंदर्य का वर्णन है। और इसी रूप सौंदर्य के वर्णन में संयोग श्रृंगार के चित्र मिलते हैं, यानी सुखात्मक चित्र मिलते हैं, जिसमें रानी पद्मावती की सूक्ष्मता, कोमलता और उनके लोक जीवन के सामंजस्य का रूप झलकता है। तभी तो पद्मावत नक्सिक खंड में जायसी लिखते हैं, का सिंगार ओही बरनो राजा, ओहिक सिंगार ओही पे छाजा, प्रथम ही शेष कस्तूरी केसा, बलि बासुकी कौ औरु नरेसा,
भवर केस वह मालती रानी, बिसहर लुरी लेही अरधानी। बेनी छोरी झारू जो बारा, सरग पतार होई अधियारा। कोवल कुटिल किस नगकारे, लरहनी भरे भुवंग विसारे। बेधे जानु मलगिरी बासा, शीस चढ़े लोटही चहुपासा। घुगवारी अलखे विक भरी, सीकरी प्रेम चाहिए गिय परी। अस फदवारे केस वे राजा, परा शीस गिये फादा। अष्टो कुरी नाग और गाने, भय कैसी कि बान। यानी उनकी रूप सौंदर्य का इतना प्रभावशाली तरीके से वर्णन किया जाता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे उनके संयोग श्रृंगार की, तो संयोग श्रृंगार में क्या, वे पूरी तरह से उनके 12 मासा ऋतु का वर्णन करते हैं। और 12 मासा ऋतु में जब वो राजा रत्नसेन के साथ साथ रहते हैं, जब उनके साथ रहकर प्रेम से परिपूर्ण बातें किया करते थे, तो सुखमय क्षण था। और सुखमय क्षण जब होंगे तो जीवन में दुखमय क्षण भी आएगा। और उसी सुखमय क्षण की बातों में वे कहते हैं कि पद्मावती चाहत ऋतु पाई, पद्मावत चाहत ऋतु पाई। गगन सुहावन भूमि सुहाई, चमक बीज बरसे जल सोना। दादुर मोह सब सुठी लोना, रगराती पीतम सब जागी। गरजे गगन चूकी गर लागी, शीतल बूंद उच्च चौपारा। हरिहर सब देखे संसारा। यानी नागमती की जो बूंदे हैं बिरह दशा में बाढ़ की तरह लगती थी, वही बूंदे संयोग के समय क्या सुख का संचार करती है, उनमें चमक लाती है, उनमें आभा लाती है। जब आभा आएंगी, चमक आएंगी, तो उनका जाना भी सुनिश्चित है। और जब जाना सुनिश्चित होगा तो उनके वियोग श्रृंगार का वर्णन करना होगा। यानी वियोग श्रृंगार के माध्यम से जायसी ने विशेष करके पद्मावत में नागमती वियोग खंड का जिक्र किया है, जिसमें रानी नागमती के विरह की मार्मिक स्थिति, यानी विरह के अंतिम पायदान तक जब पहुंच जाती है, जब उनका प्रेम दुख के सरोवर में जब तल्लीन हो जाते हैं, वैसी स्थिति का जिक्र करते हैं। क्योंकि राजा रत्नसेन का उनका वियोग हो चुका है, 12 मासा विरह का चित्रण भी है। यानी 12 महीने, लोग आमतौर पर महीने के अनुसार अपने जीवन अवधि को, अपने जीवन गति को जानते हैं, लेकिन 12 मासा के विरह का वर्णन भी करते हैं, जो उनके विरह की पीड़ा उनको जलाने का काम करती है। एक और पेड़ जमुना चांद भी जलती हुई प्रतीत, यानी उनके प्रेम से केवल नागमती दुखी नहीं है, प्रकृति भी दुखी है। क्यों प्रकृति दुखी है? क्योंकि पहले कहा गया लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। यानी नागमती के विरह का वर्णन वर्ष के 12 महीनों के अनुसार किया गया है, और हर महीने की अलग अलग पीड़ा है। और इसी पीड़ा को, ये काफ़ी चर्चित उनके पद है। नागमती वियोग खंड में जैसे लिखते हैं कि नागमती चितवर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि किन न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेही मोर पीऊ मोसो हरा। सुआ काल होई लेईगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीव। भयो नारायण बवन कारा, राज करत राजा बलिछारा। करन पास लिन्हो के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लई अप्सवा जलधर जोगी। लेईगा कृषागु गरुण अलोपी, कठिन बिछो जियहि कीमी गोपी। सारस जोरी कौन हरी, मारी ब्याधा लिन हो। झुरी झुरी पिंजर होई भई, बिरह काल मोहि दिन हो। यानी वो कहते हैं कि जब उनके प्रीतम जा चुके हैं, अब आने वाले नहीं है, और जब उन्हें पता चल जाता है कि उनके प्रीतम आने वाले नहीं है, तो उनके अंतःकरण में वेदना और बढ़ते रहती है। और इसी वेदना को जायसी ने अपने काव्य में रहस्यवाद के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। यानी कि भारतीय अद्वैतवाद का सामंजस्य, यानी जायसी के काव्य में अगर हम रहस्यवाद की बात ना करें तो उनका महत्व क्या पूरी तरह से प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। क्योंकि जायसी के काव्य में रहस्यवाद बार बार सूफी दर्शन से और भारतीय अद्वैतवाद के सुंदरता का समन्वय है, जहां आत्मा परमात्मा के विरह और मिलन का प्रेम कहानी व्यक्त करती है। और इसी प्रेम कहानी को राजा रानी द्वारा लोक कथाओं के प्रतीकों के माध्यम से, भावात्मक और भावनात्मकता के माध्यम से वे अपनी बात करते। और यहाँ यह जानना जरूरी है कि जायसी का रहस्यवाद कबीर के रहस्यवाद से अलग है।
क्योंकि कबीर के रहस्यवाद जिज्ञासा है और इनके रहस्यवाद में क्या है, प्रेम है। और इसी प्रेम की परिणति को जायसी ने नागमती, पद्मावती, नागमती सती खंड में, एक है नागमती वियोग खंड, सती खंड में जायसी लिखते हैं, सर रचि दान पुत्री बहु कीन्हा, 7 बार फिरी भावरी नीलहा, एक जो भावरी भय ब्याही, अब दूसरे होई गोहन जाही, लागी कंठ आगी देई होरी, छार भई जरी अंग न मारी। और अंत में कहते हैं, जोरे उवा सो अथवा रहा ना कोई संसार। यानी अब सब कुछ जा चुका है, अब उनके पास कुछ भी नहीं, केवल स्मरण अनुभूति के, और इसी अनुभूति के साथ साथ वह अपनी बातें कहते हैं। यानी अगर आप उनके साहित्य की बुनियादी बातों को रखेंगे, आखिर जायसी का महत्व क्यों है, तो हमें उनके अलौकिक प्रेम की व्यंजना को जानना होगा, सांस्कृतिक समन्वय की एकता का जिक्र करना होगा, उसके साथ साथ नैतिक आध्यात्मिकता संदेश और नैतिकता की बातें करनी होगी, और जहाँ नैतिकता होंगी वहाँ श्रृंगार का वर्णन करना होगा। और उन्होंने श्रृंगार के 2 पक्षों का, संयोग श्रृंगार का वर्णन है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। जायसी का महत्व उनके साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ भाषा के स्तर पर भी हुआ, क्योंकि जायसी के महत्व का सबसे बड़ा बुनियाद है, सबसे बड़ा आधार है भाषा। क्योंकि जायसी ने अवधी का साहित्यिक प्रचार किया है, क्योंकि जायसी के पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में, खास करके भक्ति काल में, अवधी भाषा का चलन नहीं था, जिसका बाद में प्रचलन आरंभ होता है। यानी अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा बनाने का श्रेय मलिक मोहम्मद जायसी को जाता है, क्योंकि अवधी भाषा के प्रचार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उस महत्वपूर्ण भूमिका में 4 चांद लगाने में पद्मावत की रचना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रचना के माध्यम से उन्होंने अवधी की क्षमता को पूरे वैश्विक स्तर पर बतलाने का प्रयास किया है। यानी प्रेम और ऐतिहासिक विषयों को व्यक्त किया जा सकता अवधी भाषा में, ये कल्पना के परे थे, और कल्पना से परे शब्दों को अमली जामा पहलाने में जायसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जायसी ने लोक भाषा का साहित्यिक स्वरूप किया, जो भाषा लोक भाषा थी, उस लोक भाषा को साहित्यिक स्वरूप बनाया, यानी जन साधारण की ठेठ अवधि को अपनाया, उसे साहित्यिक परिपक्वता प्रदान की, उसे अवधि के से, अवधि जो पहले मौखिक कही जाती थी, उसे लोक कथाओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से व्याख्यात करने का प्रयत्न किया। क्योंकि केवल लोक कथाएं जो केवल मौखिक थी, उन्होंने अवधी भाषा के व्याकरणिक शुद्धता पर जोर दिया, क्योंकि जो भाषा लिखित होंगी उनके व्याकरण का भी प्रचलन जरूरी है। यानी व्याकरण शुद्धता के माध्यम से उन्होंने भाषा की महत्ता को स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्यिक मानक स्थापित किया। यानी जायसी के कार्य के बाद के कवियों में, खास करके जब हम भक्ति काल पर चर्चा करते हैं, तो जायसी के बाद जो सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया रामचरितमानस, उसकी भाषा भी अवधी है। अगर जायसी अवधी भाषा का साहित्यिक प्रचलन आरंभ नहीं करते, साहित्यिक भाषा के तौर पर इनका प्रचार प्रसार नहीं करते, तो संभवतः तुलसीदास रामचरितमानस में ब्रज भाषा को छोड़कर अवधी का आकलन नहीं करते। तो अंदाजा लगा लीजिए कि अवधी का वो कैसे प्रचार प्रसार करते थे। और उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ एक और वो अवधी भाषा का साहित्यिक प्रचार प्रसार करते थे, उनके काव्य में प्रबंध कौशल की भावना थी। यानी प्रबंध कौशल उनकी रचनाओं में क्या कूट कूट कर भरी होती है। क्योंकि उनके महाकाव्य पद्मावत में, जहां उन्होंने भारतीय प्रेम कथाओं को सूफी दर्शन के माध्यम से प्रतीकात्मकता के तौर पर, लोक संस्कृति के तौर पर, प्रेम के पीर के माध्यम से बतलाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे वे व्याख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध का माना जा सकता है। यानी एक ऐसे समय में जहां तमाम तरह की झंझावतें थी, तमाम तरह की समस्या थी, तमाम तरह की लोक कथाएं थी, उन तमाम तरह की झंझावतों को, तमाम तरह की लोक कथाओं को प्रबंध कौशल के माध्यम से अपने साहित्य में उभारने का प्रयत्न किया। और उस प्रयत्न को उन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से, अर्थात अगर कहा जाए तो कथानक का सुसंगठित विन्यास करते हैं, प्रतीकात्मकता और रूपक की बात करते हैं, भावों और घटनाओं का समन्वय स्थापित करते हैं, भारतीय और फारसी शैली का मिश्रण करते हैं, और सबसे बड़ी बात, भाषा और शैली के माध्यम से चरित्र चित्रण का आगमन भी करते हैं। और जहाँ प्रबंध कौशल होगा वहाँ रस भी होंगे। यानी जायसी के काव्य में रस की प्रधानता है। अगर जायसी के काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का वर्णन, जहाँ प्रेम होगा, श्रृंगार होगा, सौंदर्य होगा, लेकिन श्रृंगार रस के साथ साथ
उनके काव्य में विरह मिलन की अभिव्यक्ति हुई है, और इस विरह मिलन के साथ साथ उनके काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का आकलन है। संयोग और वियोग के साथ साथ वे श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस का वर्णन करते हैं, वीर रस के साथ साथ वे रौद्र रस और विवश रस का वर्णन करते हैं, और केवल विवश नहीं बल्कि करुण रस, और करुण के साथ साथ भक्ति और आध्यात्मिक रस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहाँ भक्ति होंगी वहाँ आध्यात्मिक होना स्वाभाविक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जायसी के काव्य में संगीतात्मकता की भावना है। इसके पहले कहाँ पढ़ते हैं, भाषा है, छंद है, अलंकार है, लेकिन उनके काव्य में संगीतात्मकता की भावना है, और उनकी संगीतात्मकता ठेठ अवधी भाषा में है, जिसमें दोहे हैं, चौपाई है, छंदों का प्रयोग किया गया है, लोक लय का प्रयोग किया गया है, और लोक लय माधुर्य के भावना से, प्रेम की भावना से परिपूर्ण है। तभी तक लोग सूफी संगीत कहते हैं, सूफी गीत गाए जाते हैं, और ये सूफी संगीत, सूफी गीत उनके संगीतात्मकता के माध्यम से संभव हो पाया, क्योंकि उनके प्राय सारे पद गायात्मक है जिन्हें गाया जा सकता है। और विशेष करके अगर हम बातचीत करें तो पद्मावत महाकाव्य में वह लयबद्ध तरीके से, गहता के तरीके से और माधुर्य के भावना से पाठकों को आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाते हैं। जब तक आध्यात्मिकता गहराई में नहीं होगी तब तक लोक संस्कृति से जुड़ेंगे नहीं, और उसी लोक संस्कृति साथ साथ वे अनुप्रास अलंकार का, उपमा का, रूपक, जहाँ नायिका का वर्णन होगा वहाँ उपमा का प्रयोग होना स्वाभाविक है। यानी उपमा रूपक जैसे अलंकारों से नायिका के मधुरता, उनकी चित्रात्मकता का सौंदर्य करते हैं, और यही सारी विशेषता उनके साहित्य में कथावाचन न रहकर एक संगीतमय अनुभव बन जाती है, क्योंकि उनके संगीतात्मकता का प्रमुख तत्व है। और इन सारे तत्वों को बहुत ही बारीकी तरीके से सूफी कवियों ने, खास करके जायसी ने अपने रचनाओं में समावेश किया है। यानी ठेठ अवधी भाषा और लोक लय का प्रयोग करते हैं, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं, कथा बिंब और चित्रात्मकता की बातें करते हैं। और जहाँ कथा बिंब होंगी, चित्रात्मकता होंगी, वहाँ भावों की तीव्रता और रागात्मकता की बातें की जाएंगी, क्योंकि जहाँ रागात्मकता होंगी वहीं सूफी संगीत होंगे, और जहाँ सूफी संगीत होगा वहीं लोक परंपरा का प्रभाव होगा। और इस लोक परंपरा को उन्होंने बखूबी सहज तरीके से अपने काव्य में स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो जायसी का महत्व उनके प्रेम, कौन से प्रेम, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, यानी प्रेम, आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति के अद्भुत समन्वय में है। यानी आप सोचिए, एक ऐसा कवि जिस अलग माहौल में भी भारतीय संस्कृति की बात करते हुए प्रेम के माध्यम से, जहां उन्होंने अवधी भाषा में लोक जीवन, हिंदू मुस्लिम एकता, आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को सरल चित्रात्मक शैली में व्यक्त किया है, खासकर पद्मावत के माध्यम से, जो सूफी प्रेम गाथा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके काव्य में लोक संस्कृति, श्रृंगार रस, वीरता और रहस्यवाद का गहरा पुट है, जो उन्हें भक्ति काल का महत्वपूर्ण कवि बनाता है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि सूफी का महत्व क्यों है। उन्होंने अपने सीमित संसाधन में सांसारिक समावेशी संस्कृति को सामने रखकर अपने साहित्य में लोक संस्कृति प्रेम के माध्यम से, प्रेमाख्यान के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। और आज के युग में जहां लोग अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं प्रेम की अनुभूति, सहानुभूति धीरे धीरे कम से कमतर होती जा रही है। ऐसे भीषण माहौल में हमें बार बार जायसी के महत्व को, उनकी रचनाओं को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से हम दुनिया के कठिन से कठिन कार्य को सहजता से, सरलता से कर पाएंगे। और इस सरलता, सहजता का आकलन करना है तो हमें जायसी के महत्व को जानना है, जायसी के साहित्य को पढ़ना है। और जितने बार साहित्य पढ़ेंगे उतने तरीके से नए नए प्रेम के दर्शन होंगे, नए नए आध्यात्मिकता के दर्शन होंगे, नए नए भाव जगेंगे। और जब तक ये भाव जगे रहेंगे तब तक साहित्य में सूफी का महत्व बरकरार रहेगा।
धन्यवाद।